नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास विषय, और इतिहास विषय की आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 24, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और अभी तक जो एग्जाम हुए हैं सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के, सेकंड ग्रेड में पेपर फेस्ट का जो भी एग्जाम लिया गया है उसमें 1% इस टॉपिक से जरूर पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं इतिहास विषय की, तो मित्रों इतिहास विषय की यह हमारी अंतिम क्लास है। अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नया ऐड होता है इसमें, तो उसकी क्लास आपको बाद में जैसे ही सिलेबस आएगा नया उसके साथ आपको करवा दी जाएगी। बस आप अंत तक मेरे साथ इस क्लास को जरूर देखें। आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक बार सभी मित्र अपने मित्रों के पास वीडियो की लिंक को शेयर करें, और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतिहास की ये 24 क्लासें हैं, इनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर स्टोर में से आप है सभी की पीडीएफ है उनको प्राप्त कर सकते हैं, और अपने नोट्स है वो बना सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों आज की क्लास की ओर। शेयर करें सभी मित्र एक बार। सबसे पहले हमारे प्रमुख व्यक्ति के अंदर है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या है अर्जुन लाल सेठी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 जयपुर के एक जैन परिवार में। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ है 1880 में जयपुर में जैन परिवार के अंदर। महाराजा कॉलेज से बीए करने के बाद जब उन्हें राज्य सेवा का प्रस्ताव मिला, तब सेठी जी ने निम्न उद्गार व्यक्त किए। सेठी जी को जब राज्य सेवा का प्रस्ताव मिला, यानी राज्य नौकरी का प्रस्ताव मिला, तो सेठी जी ने क्या कहा ये देखिए। मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये वचन किसके हैं? अर्जुन लाल सेठी के हैं। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वर्धमान पाठशाला के नाम से जाना गया। तो वर्धमान पाठशाला जो वर्तमान में हमें देखने को मिलती है, वर्धमान पाठशाला, इसकी स्थापना जैन शिक्षा प्रचारक समिति के रूप में हुई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1905 में। इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में भी जब सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई तो सेठी को धन एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया था। जो जैन शिक्षा प्रचारक समिति अर्जुन लाल सेठी ने बनाई थी उसके अंदर क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी ना, तो उसमें अर्जुन लाल सेठी को सशस्त्र क्रांति कोई भी कार्य करना होता है तो धन की जरूरत पड़ती है, और उस धन को एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया था अर्जुन लाल सेठी को। आगे चलिए दोस्तों। निमेज हत्याकांड में सेठ जी को बंदी बनाकर वेलूर जेल भेजा गया, जहां इन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। मित्रों निमेज हत्याकांड 1913 में हुआ था बनारस के अंदर। मित्रों इसके बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो निमेज हत्याकांड है उसमें सेठ जी को, अर्जुन लाल सेठी को क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था, और वेलूर जेल के अंदर इनको भेजा गया था। वेलूर जेल के अंदर अर्जुन लाल सेठी ने 70 दिन तक क्या किया था? अनशन किया था। और यह 70 दिन का अनशन देश की राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1920 में इन्हें रिहा किया गया। जब ये जेल से छूटे तो बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। 1920 में वेलूर जेल से जब ये छूटे तो बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेलूर जेल से जब अर्जुन लाल सेठी को छोड़ा गया तो इनका स्वागत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इंदौर में इनकी बग्गी को छात्रों ने खींचा। तो ये क्वेश्चन तो लास्ट बार आया था। किन नेता की बग्गी को इंदौर में छात्रों ने खींचा था? अर्जुन लाल सेठी को। जो निमेज हत्याकांड है उसके बारे में देख लेते हैं। 1913 में बनारस के एक महंत की हत्या की गई, जिसे ही निमेज हत्याकांड कहा गया। बनारस में एक महंत की हत्या हुई थी 1913 में, जिसको निमेज हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। जब ये जेल से वापस वहां से छूटे तो उसके बाद ये कहां आ गए हैं? अजमेर, और अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया है।
सेठ जी ने अपना शेष जीवन हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में लगा दिया। बाद में जो जीवन इनका बच्चा उसमें इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता का काम ही किया दोस्तों। आगे देखिए 23 दिसंबर 1945 को अजमेर में इनका स्वर्गवास हो गया और इनकी इच्छा अनुसार इन्हें दरगाह में दफनाया गया दोस्तों। 23 दिसंबर 1945 को इनका क्या हुआ था, स्वर्गवास, और इनको दरगाह में दफनाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि किस प्रमुख व्यक्ति को, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति को दरगाह के अंदर दफनाया गया है जो थे हिंदू, अर्जुन लाल सेठी को। आगे देखते हैं अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचनाएं। अर्जुन लाल सेठी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय। ये 4 रचनाएं हैं जो किनकी है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी की है। आगे देखिए भारत में अंग्रेजी राज के लेखक पंडित सुंदरलाल ने सेठ जी के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ये ऋषि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता में इन्होंने मृत्यु को गले लगाया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये किसने कहा, किसके बारे में ये कहा गया, तो याद रखना कौन सी पुस्तक में ये चीज लिखी गई, तो याद रखना भारत में अंग्रेजी राज, ये पुस्तक है, इसके लेखक थे पंडित सुंदरलाल। इन्होंने सेठ जी के बारे में ये बात कही थी। यह है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के आगे हम चलते हैं जमनालाल बजाज की ओर। जमनालाल बजाज, जिनका जन्म हुआ था 1889 में काशी का बास सीकर के अंदर, सीकर जिले के अंदर है काशी का बास जगह, वहां पर जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था। पिता का नाम था कन्हैया राम और माता का नाम बिरदी बाई था दोस्तों। पत्नी का नाम था जानकी बाई। आगे देखिए विद्यार्थी काल में ही बजाज ने अपने निजी खर्च से 100 रुपये बचाकर तिलक के दैनिक समाचार पत्र केसरी के हिंदी संस्करण को चंदा दिया। तिलक का एक समाचार पत्र आता था केसरी, उसका हिंदी संस्करण है, उसके चंदे के लिए जमनालाल बजाज ने, जब ये विद्यार्थी काल था, ये जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तब इन्होंने अपना निजी जो खर्च होता है उसमें से रुपए बचाए। और 100 रुपए वर्तमान में तो बहुत कम, छोटी, बहुत ही छोटी रकम है, लेकिन बात उस समय की कर रहे हैं जब जमनालाल बजाज पढ़ाई करते थे। 100 रुपए बहुत अधिक होते थे, तो इन्होंने 100 रुपए बचाए और तिलक के दैनिक समाचार पत्र केसरी का जो हिंदी संस्करण था उसके चंदे के लिए इन्होंने दिए थे। 1906 में स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 1906 के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें जमनालाल बजाज ने क्या लिया है, भाग लिया है। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं 1918 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर के किताब से सम्मानित किया। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर के किताब से जमनालाल बजाज को सम्मानित किया, जिसे 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित होने पर त्याग दिया। जो राय बहादुर का किताब दिया था ना, वो 1920 के अंदर कांग्रेस का हो रहा था कलकत्ता अधिवेशन, जहां पर असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था। तो उस समय क्या किया, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का जो उपाधि, जो किताब थी, उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। आगे देखिए 1920 में दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजपूताना मध्य भारत सभा की दिल्ली में स्थापना किसने की, जमनालाल बजाज ने। कब की है, 1920 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। जमनालाल बजाज हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। जमनालाल बजाज है, ये हिंदी भाषा के क्या है, प्रबल समर्थक थे। हिंदी को इन्होंने ईमान की भाषा कहा। तो क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ईमान की, हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा, जमनालाल बजाज ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यापक बनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचारक समिति की स्थापना की। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की, जमनालाल बजाज ने। आगे देखिए हिंदी समाचार पत्रों जैसे नवजीवन, त्यागभूमि, प्रताप, राजस्थान केसरी आदि को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई थी जमनालाल बजाज ने। जो भी हिंदी समाचार पत्र थे, क्योंकि ये हिंदी के क्या थे, प्रबल समर्थक थे मित्रों, तो इन्होंने जो भी हिंदी
समाचार पत्र थे उनको आर्थिक सहायता भी जमनालाल बजाज ने दी थी। आगे चलते हैं, आगे देखिए 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र के वर्धा में की थी 1921 में। किसने? जमनालाल बजाज में। और सीकर में हरिजन पाठशाला खोली। जमनालाल बजाज ने सीकर के अंदर हरिजन पाठशाला भी 1921 में खोली थी। 1927 में चरखा संघ स्थापित किया है। ये यहां से बन सकता है, चरखा संघ किसने स्थापित किया था? तो यहां से क्या होता है कि चरखा का नाम आते क्या कर देते हैं आप, महात्मा गांधी कर देते हैं, और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चरखा संघ स्थापित किया था जमनालाल बजाज ने। कब किया था? 1927 में। आगे देखिए 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा था। 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उस समय जमनालाल बजाज जेल भी गए थे। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। जयपुर प्रजामंडल जिसके बारे में हमने पहले बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है, उसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज ने किया था। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया व उन्हें अपना गुरु माना। जो 1940 ईस्वी के अंदर विनोबा भावे का व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके अंदर भाग लिया था किसने? जमनालाल बजाज ने दोस्तों, उसके अंदर भाग लिया। और जो विनोबा भावे हैं उनको अपना क्या माना? गुरु माना। 1942 में इनकी मृत्यु हो गई। जमनालाल बजाज की 1942 के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। गुलाम नंबर 4 कैसे कहते थे? 1 नंबर पर देश, 2 नंबर पर राजा, 3 नंबर पर सीकर और 4 नंबर पर स्वयं को गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज। तो क्वेश्चन बन सकता है अपने आप को गुलाम नंबर 4 कौन कहते थे? जमनालाल बजाज कहते थे। आगे देखिए मित्रों, इन्हें परोपकार व पुरुषार्थ का पुंज व गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। गांधी का 5वां पुत्र किसको? जमनालाल बजाज को। परोपकार का पुंज, पुरुषार्थ का पुंज किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। इनकी स्मृति में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख नकद व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो जमनालाल बजाज की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के आगे चलते हैं तो आते हैं विजय सिंह पतीक, जिनका जन्म 1882 में हुआ और 1954 में इन्होंने अंतिम सांस ली दोस्तों। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के गुढ़ावली गांव में 24 मार्च 1882 को दोस्तों। तो विजय सिंह पतीक हम पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, लेकिन विजय सिंह पतीक का जन्म कहां पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर किया था? राजस्थान में। देखिए यहां पे विजय सिंह पतीक के अगर वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है ये। इनके पिता का नाम था हमीर सिंह गुर्जर, माता का नाम था कमल कुंवरी। ये संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। विजय सिंह पतीक भारत में किसान आंदोलन के जनक किनको माना जाता है? विजय सिंह पतीक को माना जाता है। ये रास बिहारी बोस के क्या थे? अनुयायी थे। विजय सिंह पतीक है वो रास बिहारी बोस है उनके क्या थे? अनुयायी थे दोस्तों। आगे देखिए, आगे हैं युवा अवस्था में विजय सिंह पतीक रास बिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए। जो विजय सिंह पतीक है वो किनके संपर्क में आए? रास बिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए थे। रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा। तो ये थे तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन इनको भेजा कहां गया है? किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा इनको राजस्थान भेजा गया। राजस्थान में खरवा के ठाकुर थे गोपाल सिंह, वहां पर भेजा गया। क्यों भेजा गया था विजय सिंह पतीक को राजस्थान में? क्रांति का आयोजन करने के लिए दोस्तों। विजय सिंह पतीक राजपूताना के गुप्त सैनिक संगठन वीर भारत सभा से जुड़े। राजपूताना में एक गुप्त सैनिक संगठन चलता था वीर भारत सभा, उससे जुड़े और खरवा के ठाकुर
गोपाल सिंह से मिलकर अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या दिया, अंजाम दिया। तो विजय सिंह जैसे ही राजस्थान आते हैं तो राजस्थान आकर ये किससे जुड़ जाते हैं, वीर भारत सभा। और विजय सिंह पतीक और गोपाल सिंह ठाकुर, खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह, ये दोनों अजमेर में क्या करते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। 1915 की सशस्त्र क्रांति के संचालन का जिम्मा इन्हें सौंपा गया। जो 1915 में सशस्त्र क्रांति राजस्थान में हुई उसका जिम्मा किसको सौंप दिया गया, विजय सिंह पतीक को, राजस्थान का। इसी समय विजय सिंह पतीक को खरवा के ठाकुर के साथ कैद कर लिया गया। यानी खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और विजय सिंह पतीक है, इनको सशस्त्र क्रांति का संचालन ये कर रहे थे, तो इस वजह से इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें टोडगढ़ के किले में क्या किया गया, नजरबंद किया गया। तो सशस्त्र क्रांति में भाग लेने पर विजय सिंह पतीक को गिरफ्तार किया गया। तो इनको कैद कहां पर किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए, कहां पर, टोडगढ़ के किले में इनको नजरबंद किया गया था। आगे देखिए 1915 में विजय सिंह पतीक टोडगढ़ से फरार हो गए। क्या हुआ, कुछ समय बाद वहां से ये क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। कहां से, टोडगढ़ से। और गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने अपना वेश बदला, अपना जो वेश था उसको बदल लिया और भूमिगत होकर चित्तौड़गढ़ में रहने लगे। क्योंकि जब ये फरार हुए, टोडगढ़ से फरार हुए, जहां पर इनको नजरबंद किया गया था, फरार होने पर वापस पकड़े जाने का डर था, तो इन्होंने वेश बदल लिया और भूमिगत हो गए और चित्तौड़गढ़ के अंदर रहने लगे। यहां रहते हुए हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़े। जब ये चित्तौड़ में रह रहे थे तो चित्तौड़ में ये मिल जाते हैं हरिभाई किंकर से, और हरिभाई जो किंकर है वो चला रहे थे उस समय विद्या प्रचारिणी सभा, जिससे जुड़कर ये क्या कर देते हैं, अध्यापन का कार्य शुरू वहां पर कर देते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक जलसे में पतीक जी की मुलाकात होती है साधु सीताराम दास से। दो विद्या प्रचारिणी सभा में ये क्या करते हैं, अध्यापक का कार्य करते हैं, तो वहां पर होता है वार्षिक जलसा, जिसमें आते हैं कौन, साधु सीताराम दास, और साधु सीताराम दास से मुलाकात होती है विजय सिंह पतीक की, जिन्होंने पतीक को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व हेतु आमंत्रित किया। तो यहां से किसान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं ना हमारे विजय सिंह पतीक, तो ये जब मिलते हैं साधु सीताराम दास से तो वो यहाँ उनको बुलाते हैं कि आइए और आप बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। 1916 में साधु सीताराम के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1916 में कहां पर आ गए, ये बिजोलिया किसान आंदोलन में आ गए। 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन बारीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर रहे हैं विजय सिंह पतीक बारीसाल गांव के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन 1917 के अंदर। दोस्तों आगे देखिए, आगे देखते हैं। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। जो बिजोलिया आंदोलन चल रहा था इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना किसकी देन है, विजय सिंह पतीक की। किसके द्वारा, प्रताप समाचार पत्र के द्वारा। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। तो कौन से दिल्ली अधिवेशन, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में, दिल्ली के अधिवेशन में विजय सिंह पतीक ने भाग लिया था। 1919 में महात्मा गांधी से मिलने बंबई गए, जिनकी प्रेरणा से वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो राजस्थान सेवा संघ के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो इनकी जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जब 1919 में गांधी जी से मिलने गए थे बंबई, तो उनकी प्रेरणा से वर्धा के अंदर इन्होंने क्या कर दी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी। वह राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। क्या किया है, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। जो ये राजस्थान सेवा संघ इन्होंने बनाया था वर्धा में, 1920 में इसको कहां लेकर आ गए हैं, अजमेर। यानी 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों 1923 में बेंगू किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 वर्ष की सजा सुनाई। अप्रैल 1927 में पतीक जेल से रिहा हुए। जब ये
बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय हो जाता है बेंगू किसान आंदोलन। तो ये बेंगू किसान आंदोलन के का भी क्या करने लग जाते हैं, नेतृत्व है। तो उस समय क्या कर लेते हैं, मेवाड़ सरकार है जो इनको गिरफ्तार करके 5 वर्ष की सजा सुना देती है, और अप्रैल 1927 में प्रतीक जी वापिस क्या होते हैं, रिहा होते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिए। 1930 में 48 वर्ष की आयु में एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह कर प्रतीक ने गृहस्थ जीवन शुरू किया। तो प्रतीक जी ने 48 वर्ष की आयु में शादी की थी 1930 के दशक में। किससे, एक विधवा अध्यापिका थी जानकी देवी जिनसे। प्रतीक एक क्रांतिकारी व सत्याग्रही होने के साथ साथ कवि, लेखक व पत्रकार भी थे। अजमेर से इन्होंने नव संदेश, राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाले थे। कहां से, अजमेर से। तो नव संदेश और राजस्थान संदेश ये समाचार पत्र किनके हैं, विजय सिंह प्रतीक के। 28 मई 1954 अजमेर में विजय सिंह प्रतीक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। विजय सिंह प्रतीक की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें एक है अजमेर जो है उपन्यास, और दूसरा है प्रतीक प्रमोद, यह है कहानी संग्रह। ये दो इनकी प्रमुख क्या है, पुस्तकें हैं दोस्तों। ये थे विजय सिंह प्रतीक जिनके बारे में हमने पढ़ा। आगे चलते हैं और देखते हैं केसरी सिंह बहारट के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1872 में देवपुरा रियासत जिसके लगती थी शाहपुरा। शाहपुरा रियासत के अंदर एक गांव था देवपुरा, जहां पर जन्म हुआ है केसरी सिंह बहारट का। इनके पिता का नाम था करशन सिंह बहारट और माता का नाम था माणिके कुंवर। तो पिता का नाम करशन सिंह बहारट, माता का नाम माणिके कुंवर। माता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया। जब केसरी सिंह बहारट बाल्यकाल में थे तभी इनकी माताजी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर होती है, उदयपुर के अंदर होती है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी, कवि तथा इतिहासकार कौन है, केसरी सिंह बहारट है। ये इटली के राष्ट्रपति मेजेनी को अपना गुरु मानते थे। तो ऐसे कौन से क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो विदेश के किसी राष्ट्रपति को अपना गुरु मानते थे, केसरी सिंह बहारट थे दोस्तों। आगे देखिए, मेजेनी के बारे में देखते हैं हम। मेजेनी की जीवनी लंदन में पढ़ते समय वीर सावरकर ने मराठी में लिखकर गुप्त रूप से लोकमान्य तिलक को भेजी थी। जो मेजेनी की जीवनी है, जो इटली के राष्ट्रपति थे मेजेनी, उनकी जो जीवनी है वो वीर सावरकर ने लिखी थी मराठी में, और मराठी में लिखकर गुप्त रूप से लोकमान्य तिलक को भेजी थी। अब दोस्तों मराठी में किसके पास आ गई है, वो तिलक के पास। लेकिन तिलक जी को मराठी आती नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या करवाया, उसका हिंदी अनुवाद, जिसका हिंदी अनुवाद किया था केसरी सिंह बहारट ने। अब जब केसरी सिंह बहारट वहां पर क्या कर रहे हैं, हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, तो आपको पता है उसकी जो उन्होंने जब हिंदी अनुवाद की है तो उन्होंने पूरी की पूरी जीवनी उनकी पढ़ी, तो उनके जो इतिहास, उनकी जीवनी है उससे वो प्रभावित हुए और उनको अपना गुरु मान लिया। आगे देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जब मेवाड़ के महाराणा भाग लेने जा रहे थे, उस समय केसरी सिंह बहारट ने डिंगल भाषा के 13 सोरठे भेजे, जिन्हें चेतावनी राचुंगट्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया है मित्रों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चेतावनी राचुंगट्या किसके द्वारा लिखा गया, केसरी सिंह बहारट के द्वारा। कौन सी भाषा में था चेतावनी राचुंगट्या, डिंगल भाषा में था। 13 सोरठे थे। जब वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने दिल्ली दरबार बुलाया था, तो मेवाड़ के महाराणा उसमें भाग लेने जा रहे थे, तो मेवाड़ महाराणा को ये सोरठे भेजे थे, 13 सोरठे, जिनको चेतावनी राचुंगट्या कहा जाता है। केसरी सिंह बहारट का प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से निकट का संपर्क था। जो केसरी सिंह बहारट है, इनका रासबिहारी बोस से क्या था, संपर्क था। उन्होंने अपने छोटे भाई जोरावर सिंह, केसरी सिंह बहारट का छोटा भाई था जोरावर सिंह बहारट, पुत्र था प्रताप सिंह बहारट, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जमाता ईश्वरदान को क्रांति के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के मास्टर अमीर चंद के पास भेजा। तो केसरी सिंह बहारट ने अपने भाई, छोटे भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह बहारट और जमाता ईश्वरदान को क्रांतिकारी, जो क्रांति के व्यवहारिक प्रशिक्षण है उसके लिए
कहाँ भेजा था? दिल्ली। किसके पास? मास्टर अमीरचंद के पास। उन्होंने कोटा में एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की। ये वीर भारत सभा व सशस्त्र क्रांति के प्रमुख नेता थे। जो वीर भारत सभा बनी थी, गुप्त सैनिक एक सभा थी, वीर भारत सभा, उसके ये सदस्य थे दोस्तों, या प्रमुख सदस्य नहीं, प्रमुख नेता थे। और एक सशस्त्र क्रांति हुई थी 1915 में, उसके भी ये क्या थे? नेता थे दोस्तों। आगे देखिए, आगे हैं साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। साधु प्यारेलाल हत्याकांड, जिसके अंदर केसरी सिंह बाहरट को कितनी सजा हुई है? 20 वर्ष की। इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में कैद किया गया, लेकिन बाद में जल अधीक्षक की अनुशंसा पर इन्हें 1920 में क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से हत्याकांड के अंदर केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई और उन्हें कहां पर कैद किया गया? साधु प्यारेलाल हत्याकांड में सजा सुनाई गई, हजारीबाग जेल के अंदर इनको कैद किया गया, जो बिहार में है दोस्तों। 1920 में जमनालाल बजाज द्वारा आमंत्रित करने पर यह सपरिवार कहां चले गए हैं? वर्धा, महाराष्ट्र चले गए हैं। जमनालाल बजाज ने इनको कहां पर बुलाया है? वर्धा, जहां विजय सिंह पतीक ने वर्धा में इनके नाम पर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किया था। जो केसरी सिंह बाहरट है, इन्हीं के नाम पर राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था विजय सिंह पतीक के द्वारा वर्धा से। वर्धा क्यों गए थे ये जो केसरी सिंह बारट है ये? क्योंकि जमनालाल बजाज ने इनको आमंत्रित वहां पर किया था। जब केसरी सिंह बारट इनके पुत्र प्रताप सिंह के बरेली जेल में शहीद होने का समाचार मिला तो इन्होंने कहा, भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए बलिदान कर दिया। भारत माता के पुत्र ने भारत माता की मुक्ति के लिए बलिदान कर दिया। यह वचन किसका है? ये वाणी किसकी है? केसरी सिंह बारट की है, क्योंकि केसरी सिंह बारट का पुत्र था प्रताप सिंह, जिनको जो बरेली जेल में वो क्या थे? कैद थे, और वहां पर वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। बात करते हैं केसरी सिंह बारट की प्रमुख रचनाओं की, तो प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, कुसुमांजलि जो एक लघु काव्य है, ये इनकी है प्रमुख रचनाएं दोस्तों। आगे देखिए, आगे हैं अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद एवं कवि राजा श्यामल दास की जीवनी महत्वपूर्ण रचना है। किनकी? केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह ने अपना अंतिम समय कोटा में व्यतीत किया था और 14 अगस्त 1941 को उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। इनके निधन के बाद रास बिहारी बोस ने कहा था, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ही ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अपने संपूर्ण परिवार का बलिदान कर दिया। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम में। किसने कहा? सीधा बनेगा, क्योंकि आपको ऐसे तो पता है कि ठाकुर केसरी सिंह के बारे में कहा गया है, यहां पे लिखा गया है, तो ये यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके बारे, ये किसने कहा? ये कहा था रास बिहारी बोस ने ठाकुर केसरी सिंह के बारे में। ये थे केसरी सिंह बारट। आगे चलते हैं जय नारायण व्यास की ओर। 1899 से 1963 में इनका जन्म हुआ था। 1899 ईस्वी में जोधपुर के अंदर। 1918 ईस्वी में सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु पुष्करणा युवक मंडल की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। 1927 में तरुण राजस्थान के क्या बने? समाचार पत्र के ये संपादक बनते हैं। 1936 में बंबई से अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। तो जो जयनारायण व्यास के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। पहला, पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना 1918 में जयनारायण व्यास, तरुण राजस्थान और अखंड भारत ये समाचार पत्र थे, इनके भी संपादक कौन है? जयनारायण व्यास। यहां से अखंड भारत समाचार पत्र जयनारायण व्यास ने कहां से निकाला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बंबई से ये निकाला था दोस्तों। जयनारायण व्यास के बाद में चलते हैं सागरमल गोपा की ओर। सागरमल गोपा दोस्तों, सागरमल गोपा जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 ईस्वी में जैसलमेर के एक ब्राह्मण परिवार के अंदर। सागरमल गोपा का जन्म ब्राह्मण परिवार जैसलमेर के अंदर हुआ था 3 नवंबर 1900 ईस्वी के अंदर। इनके पिता थे अखिराज, जो जैसलमेर रियासत में उच्च पद पर क्या थे? कार्यरत थे।
सागरमल गोपा के पापा यानी पिता अखिराज जैसलमेर रियासत में उच्च पद पर क्या थे, कार्यरत थे। 1915 में सागरमल गोपा ने मित्रों के साथ मिलकर सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की, लेकिन राज्य सरकार ने इस वाचनालय में देशभक्तिपूर्ण साहित्य पर रोक लगा दी। सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी सागरमल गोपा ने, और यहाँ से ये देशभक्ति के जो भी है साहित्य है वो यहाँ से निकालते थे, लेकिन राज्य सरकार ने देशभक्ति साहित्य पर क्या लगा दी, यहाँ पर रोक लगा दी। आगे देखिए 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 1921 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके अंदर जब सागरमल गोपा ने भाग लिया तो इनको क्या कर दिया गया है, राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। 1932 में रघुनाथ सिंह से मिलकर माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना इन्होंने की। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह के साथ मिलकर की थी 1932 में। आगे देखिए दोस्तों, आगे है सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तिका छपाकर वितरित की, जिससे जैसलमेर राजशाही की कटु आलोचना की। तो राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया। जेल में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। तो सागरमल गोपा ने पुस्तिकाएं छपवाई थी। पहली थी आजादी के दीवाने, दूसरी थी जैसलमेर में गुंडा राज, क्योंकि ये जैसलमेर के थे तो वहां पर ये क्रांति कर रहे थे। दो पुस्तिकाएं थी वो छपवाई और जैसलमेर के अंदर इन्होंने बांट दी, जिनके अंदर इन्होंने जैसलमेर का जो सरकार है, जैसलमेर के शासन है, उसकी क्या की थी, कटु आलोचना। इस वजह से सागरमल गोपा पर लगा दिया गया राजद्रोह का आरोप और 24 मई 1941 को इनको जेल में डाल दिया गया। 3 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में गुमान सिंह द्वारा सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया। अगले दिन 4 अप्रैल को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 3 अप्रैल 1946 का दिन था। शासक थे महारावल जवाहर सिंह। उस समय गुमान सिंह के द्वारा सागरमल गोपा को क्या है, जेल के अंदर जिंदा जला दिया जाता है और नेक्स्ट डे इनकी 4 अप्रैल को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग ने इनकी मृत्यु को आत्महत्या करार दिया। जो गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग बनाया गया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस जो मौत है या मृत्यु है इसको क्या कर दिया, आत्महत्या करार दिया। दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी अन्य प्रमुख रचना है। जैसे आजादी के दीवाने, जैसलमेर के गुंडाराज, वो तो हमने पहले देख ली, इनकी पुस्तिकाएं थी। तो इनकी रचना भी थी एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा। किनकी थी, सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा के आगे चलते हैं तो आते हैं कुंवर प्रताप सिंह, जिनका जन्म हुआ था 24 मई को उदयपुर के अंदर। कुंवर प्रताप सिंह का जन्म कहां पर हुआ है, उदयपुर में। कब हुआ है, 24 मई 1893 को। डेट भी बता दूं आपको, 1893 में हुआ था इनका जन्म। ये केसरी सिंह बाहरट के पुत्र थे, जिनके बारे में हमने पहले अच्छी तरह पढ़ लिया है। केसरी सिंह बाहरट के क्या थे, ये पुत्र थे दोस्तों, जो जेल के अंदर शहीद हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के डीएवी स्कूल में हुई। ये अजमेर के डीएवी स्कूल में क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। और बाद में इनकी शिक्षा कहां पर हुई थी, जयपुर के वर्धमान पाठशाला में इनकी शिक्षा हुई थी। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने में प्रताप सिंह अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ थे। चाचा जोरावर सिंह और प्रताप सिंह ने लॉर्ड होर्डिंग पे क्या फेंका था, बम फेंका था दोस्तों। 1917 में प्रताप सिंह बारट बनारस षड्यंत्र केस में पकड़े गए। बनारस षड्यंत्र केस था, उसके अंदर 1917 में प्रताप सिंह बारट को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने इन्हें बरेली जेल के अंदर बंद कर दिया गया। प्रताप सिंह को जेल में कई अमानवीय यातनाएं दी गई। क्या किया गया, इनको जेल में बंद किया गया और अमानवीय यातनाएं दी गई। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, देखिए मैं बताता हूं आपको। अंग्रेज अधिकारी था, वो था क्लीवलैंड, ने प्रताप सिंह से कहा कि उसकी याद में उसकी मां रोती है। एक अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड, जब ये जेल में थे, अमानवीय यातनाएं दे रहे थे,
तो इनको जो जासूसी इन्होंने की उसकी जानकारी लेने के लिए इनको उस अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने कहा कि उसकी याद में, यानी प्रताप सिंह आपकी याद में आपकी मां रोती है। तो प्रताप सिंह का जवाब क्या था, यह सुनिए। मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। और सीधा यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माता को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? प्रताप सिंह बाहर ने कहा था। क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा जो गजब का कष्ट सहने वाला हो। क्योंकि अमानवीय यातनाएं इनको दी जा रही थी, फिर भी इन्होंने क्या कहा कि मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। और 1918 में इनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। ये थे प्रताप सिंह बाहरट। कुंवर प्रताप सिंह बाहरट से आगे चलते हैं तो आते हैं मित्रों माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के कायस्थ परिवार में। बिजोलिया किसान आंदोलन पड़ा था ना, वही ठिकाना बिजोलिया ठिकाना है, उस ठिकाने का कायस्थ परिवार है, उसमें जन्म हुआ था माणिक्यलाल वर्मा का। विजय सिंह पति की प्रेरणा से इन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और किसान आंदोलन में ये क्या हो गए? शामिल हो गए। ये करते थे ठिकाने की नौकरी, कौन? माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन विजय सिंह पथिक, जब विजय सिंह पथिक है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनसे ये क्या हुए? प्रभावित यानी उनसे मिली इनको प्रेरणा और इन्होंने क्या कर दी? नौकरी को ठोकर मारी और किसान आंदोलन में क्या हो गए? शामिल हो गए। पथिक जी के जेल जाने के बाद कुछ समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। जब पथिक जी जेल चले गए थे ना, बेंगू में पकड़े गए थे 1923 में, तब जेल चले गए थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था उस समय? माणिक्यलाल वर्मा में। माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों के अंदर जोश भरने के लिए एक गीत गाया था, गीत था पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत किसानों के अंदर जोश भरने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। माणिक्यलाल वर्मा जी ने 1934 ईस्वी में अजमेर के नारेली के निकट सेवा आश्रम खोला, जिसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों के लिए युवाओं को तैयार करना, यानी रचनात्मक कार्य मतलब क्रांतिकारी कार्य करने के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए अजमेर के नारेली के पास इन्होंने सेवा आश्रम खोला था माणिक्यलाल वर्मा ने। आगे देखिए मित्रों, 1934 ईस्वी में खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया। 1938 में क्या किया है? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया है। 1938 ईस्वी में ही इनके प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एकीकरण में संयुक्त राजस्थान के पीएम किनको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। जब राजस्थान एकीकरण पड़ा था तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा बने थे दोस्तों। ये थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बाद आता है बलवंत सिंह मेहता, जिनका जन्म होता है 8 फरवरी 1900 ईस्वी को। किनका? बलवंत सिंह मेहता को। 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की थी बलवंत सिंह मेहता ने। 1915 में कौन सी सभा? प्रताप सभा की स्थापना किसने की है? बलवंत सिंह मेहता ने। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना तो किसने की थी? 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने प्रयास करके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और अध्यक्ष बनाया था बलवंत सिंह मेहता को। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की इन्होंने स्थापना की थी बलवंत सिंह मेहता ने। ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके ये सदस्य थे और संविधान बनने पर उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य। जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता ने ही किए थे। ये राजस्थान सरकार में मंत्री, सांसद और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रहे थे।
राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री बने थे, केंद्र के अंदर सांसद बने थे और भारत सेवक समाज है उसके अध्यक्ष भी बलवंत सिंह मेहता रहे थे। बलवंत सिंह मेहता के बाद आगे चलते हैं पंडित हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में इनका जन्म हुआ था हीरालाल शास्त्री का। पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 में शांतिबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की। किसने किए? पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 में शांतिबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। तो वनस्थली विद्यापीठ अच्छी तरह नाम सुना है, उसका प्राचीन नाम था शांतिबाई शिक्षा कुटीर, जिसकी स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। इनकी आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रसिद्ध इनका गीत था परले प्रतीक्षा नमो नमो। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। तो आत्मकथा कौन सी है इनकी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रसिद्ध गीत इनका हीरालाल शास्त्री का कौन सा है? परले प्रतीक्षा नमो नमः। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो हमारे आते हैं रामनारायण चौधरी। देखिए रामनारायण चौधरी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1896 नीम का थाना में। तो रामनारायण चौधरी का जन्म नीम का थाना में 1 अगस्त 1896 को हुआ था। महाराजा कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, इन्होंने महाराजा कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अजमेर में राजस्थान सेवा संघ से जुड़ गए। जब इन्होंने महाराजा कॉलेज जो जयपुर में है वहां से शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये किससे जुड़ गए हैं? राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना वर्धा में हुई थी महाराष्ट्र के अंदर 1919 में। 1920 में कहाँ आ गई थी? ये अजमेर आ गई थी। 1921 में इनका विवाह अंजना देवी चौधरी से हुआ था, जो किसान आंदोलनों के अंदर हमने अच्छी तरह इनके बारे में पढ़ रखा है दोस्तों। रामनारायण चौधरी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया व बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन जब विजय सिंह पथिक जेल चले गए थे, बेंगू किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो उसके बाद बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। ये विजय सिंह पथिक के साप्ताहिक पत्र राजस्थान केसरी में उनके सहयोगी थे। विजय सिंह पथिक ने जो केसरी सिंह बारट के नाम पर राजस्थान केसरी वर्धा से समाचार पत्र निकाला था ना, उसमें ये क्या थे? सहयोगी थे रामनारायण चौधरी। 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और ये जेल भी गए। 1923 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। आगे देखिए मित्रों, 1932 में हरिजन सेवा संघ की प्रांतीय शाखा का कार्यभार संभाला। जो सीकर के अंदर हरिजन सेवा संघ की प्रांतीय शाखा थी, उसका कार्यभार 1932 में रामनारायण चौधरी ने संभाला था। इनका ग्रंथ है वो है 20वीं सदी का राजस्थान। इन्होंने लिखा था एक ग्रंथ जिसका नाम है 20वीं सदी का ग्रंथ। तो 20वीं सदी का ग्रंथ किनका है? रामनारायण चौधरी का। रामनारायण चौधरी से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आते हैं गोकुल भाई भट्ट। देखिए मित्रों गोकुल भाई भट्ट के बारे में। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1899 में। स्थान है हातल गांव सिरोही में। सिरोही जिले के हातल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई है? मुंबई के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो हुई थी। गोकुल भाई भट्ट कृषि विज्ञान का अध्ययन करने अमेरिका जाने वाले थे, किंतु गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा में लग गए। गोकुल भाई भट्ट है वो कृषि विज्ञान से अध्ययन कर रहे थे और आगे का अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी से हुए प्रभावित और देश सेवा में क्या कर गए? लग गए। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने ही की थी। तो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा कौन सी प्रजामंडल की स्थापना हुई है? सिरोही प्रजामंडल की। 1948 में सिरोही के प्रधानमंत्री बने थे। 1948 में क्या बने थे? सिरोही के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। आगे देखिए, 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गोकुल भाई भट्ट को किया गया था। 1971 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन व जेपी नारायण के समग्र क्रांति में भाग लिया था। भूदान आंदोलन और समग्र क्रांति के अंदर भी गोकुल भाई भट्ट ने भाग लिया था।
और इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। जो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि राजस्थान का गांधी किनको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट के बाद आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ था 1872 में। यह खरवा जो ठिकाना था उसके क्या थे? ठिकानेदार थे। गोपाल सिंह खरवा, जिनके बारे में हमने पहले बहुत अच्छी तरह पढ़ा है मित्रों, विजय सिंह पतीक, जिनको भेजा गया था राजस्थान आकर ये किससे मिले थे? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह से। तो ये ठिकानेदार थे गोपाल सिंह खरवा, जिन्होंने विजय सिंह पतीक का सहयोग किया था। समझे मित्रों? वो ही है। आगे देखिए, सशस्त्र क्रांति के दौरान अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था का जिम्मा गोपाल सिंह खरवा के पास था। जो सशस्त्र क्रांति हुई थी मित्रों, उसमें जो अस्त्र शस्त्र है उसका जिम्मा सौंपा गया था गोपाल सिंह खरवा को। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको शाहजहांपुर जेल बिहार भेज दिया गया था। शाहजहांपुर जेल में बिहार इनको भेजा गया था क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था, और भाग लेने के कारण कहां भेज दिया गया? शाहजहांपुर दोस्तों। और इनकी 1939 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। गोपाल सिंह खरवा के आगे आते हैं हमारे अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का जन्म होता है 1797 ईस्वी में बीकानेर के अंदर। कालांतर में व्यापार के सिलसिले से ये कहां चले गए? ग्वालियर चले गए। ग्वालियर राज परिवार में इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी गई, क्योंकि जन्म तो इनका कहां पर हुआ था? बीकानेर में, लेकिन ये अपने व्यापार के चलते कहां चले गए? ग्वालियर जाकर वहां रहने लगे। और ग्वालियर जो राज परिवार है उसने इनको क्या दिया था? नगर सेठ की उपाधि दी थी। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपी को अपनी संचित धनराशि से सहायता की थी। 1857 की क्रांति, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी ये भाग ले रहे थे, तो इनको अपनी धनराशि से क्या दिया था? जो संचित धनराशि थी उनमें से सहायता इन्होंने की थी अमरचंद भाटिया ने। ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय फांसी दी गई। 1857 की क्रांति में इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है जिनको 1857 की क्रांति में क्या हुई थी? फांसी दी गई थी। अमरचंद भाटिया से आगे चलते हैं तो आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका जन्म होता है 21 जुलाई 1916 में नाहत द्वारा, उदयपुर जिले के अंदर। 21 जुलाई 1916 को मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म हुआ नाहत द्वारा में। 1939 ईस्वी में राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में ये क्या हो गए हैं? शामिल हो गए। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह कर इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी। अंतरजातीय विवाह यानी अलग जात से विवाह किया था इंदुबाला से मोहनलाल सुखाड़िया ने, जिसकी वजह से सामाजिक क्षेत्र है उसमें क्या आ गई? क्रांति आ गई। 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 17 वर्ष तक इस पद पर बने रहे। 13 नवंबर 1954 को ये राजस्थान के बने थे मुख्यमंत्री, और लगातार 17 वर्ष तक ये क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। 38 वर्ष की आयु में किसी प्रदेश के सीएम बनने वाले ये पहले नेता थे, यानी इतनी कम उम्र में किसी प्रदेश के पहले सीएम ये बने थे दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना राजस्थान से हुई थी, तो उस राजस्थान में उस समय ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे दोस्तों। आगे देखिए, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता, नवनिर्माण का पुरोधा, राजस्थान का शताब्दी पुरुष नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन तीनों से बन सकता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, नवनिर्माण का पुरोधा, राजस्थान का शताब्दी पुरुष, ये कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। कालांतर में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य के इनको क्या बनाया गया था? राज्यपाल भी इनको बनाया गया था। 1980 में उदयपुर से ये सांसद बने और 1981 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया, जो 38 साल की उम्र में सीएम बने, 17 साल तक सीएम रहे दोस्तों। आगे चलते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया के आगे आते हैं हरिदेव जोशी। जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1921 बांसवाड़ा के खाटू गांव में। कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा के खांटू गांव के अंदर।
राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और ये 3 बार राजस्थान के क्या बने, मुख्यमंत्री, हरिदेव जोशी दोस्तों। और हरिदेव जोशी से आगे चलते हैं तो आते हैं पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1904 को भरतपुर में। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी का जन्म भरतपुर में 4 नवंबर 1904 को हुआ था। भरतपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका जुगल किशोर चतुर्वेदी ने, जो प्रजामंडल आंदोलन है उनके दौरान हमने पढ़ा था जुगल किशोर चतुर्वेदी के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। मत्स्य संघ, सबसे पहले राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ प्रथम चरण में बनाया गया था, तो उसमें उप प्रधानमंत्री बने थे जुगल किशोर चतुर्वेदी दोस्तों। इन्हें राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू या दूसरा जवाहरलाल कहा जाता है। तो राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू या दूसरा जवाहरलाल किसको कहा जाता है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर इतिहास विषय की जो अंतिम क्लास है ये मित्रों, इसके बाद अगर कुछ भी सिलेबस में परिवर्तन होता है तो उसकी क्लास आपके सामने मैं उस टॉपिक की रखूंगा। बाकी आपके इतिहास विषय का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर एक एक क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, समय बहुत है, हर एक चैप्टर को देखिए, और नोट्स पीडीएफ से बनाना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर ऐप डाउनलोड करके वहां से स्टोर में आपको मिल जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट इतिहास। वहां से आप अपने पीडीएफ है उनके द्वारा अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये क्लास मित्रों, कमेंट तो जरूर कर देना। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो हमारे साथ जुड़े, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।